Okay, good afternoon, class. Just mention your attendance in the chat box with your sections. And okay, ऑलरेडी हम लोग स्पेशल ऑडिट चेक कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, सोशल ऑडिट, सारे ये हम लोगों ने जो स्पेशल ऑडिट्स पढ़े, आप उन सब में आप लोगों ने को एक चीज दिखी होगी कि हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि टैक्स ऑडिट एक होता है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट होता है, ठीक है, एक स्टेचुरी ऑडिट होता है। सी, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑडिट के। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉस्ट ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट। फाइन। वैसे भी कॉस्ट ऑडिट से कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा कि कॉस्ट क्या होती है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, ठीक है, जहां पर भी कोई प्रोडक्शन हो रहा हो, वहां पे अलग अलग कॉस्ट इनकर्ड होती है और कॉस्ट पे बहुत काम किया जाता है। बेसिकली अगर हम लोग ओरिएंटेशन की बात करें, और हम एम की बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनका एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड जो हम लोग अभी बात करते हैं ना, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ऑल दिस। एंड सिमिलरली हम लोग एक चीज पे और काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ठीक है। अब कॉस्ट मिनिमाइजेशन में कई बार चीजें होता क्या है कि जहां से आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जहां आप कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, आपको जो कॉस्ट लगानी पड़ रही है, मोस्टली अगर गलतियां होती हैं, एरर्स होते हैं या फ्रॉड होते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए स्पेशलाइज तरीके से कॉस्ट ऑडिट कराया जाता है। तो उसके अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं कि क्यों कॉस्ट ऑडिट कराया जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट। सी, a cost audit represent the verification of cost accounts and checking on the adherence to cost accounting plan. सो सिंपली अगर हम लोग एक लेमैन में भी अगर कॉस्ट की बात करते हैं ना, कोई भी जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है, तो बेसिकली तीन चीजों की बात होती है अगर हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं। फर्स्ट, अगर कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं, फर्स्ट वी कंसिडर द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सबसे पहली चीज होती है, कोई भी चीज अगर हमें चेक करनी है, स्कैन करनी है, तो हम उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं वेदर दे आर एक्चुअली अकर्ड और नॉट। एक्चुअल में ये कॉस्ट बियर करी गई है, ये कॉस्ट या ये एक्सपेंसेस करे गए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट, ये तीन तरह की कॉस्ट होती है जो आपको कॉस्टिंग में करनी पड़ती है, ठीक है। तो होता क्या है, ये तीनों ही कॉस्ट, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट हो, उसमें फिनिश गुड्स की हो, पैकेजिंग से रिलेटेड जो भी कॉस्ट आपकी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की आ रही है, ठीक, लेबर आपने जो लगाया हुआ है उसको आप कितनी कॉस्ट दे रहे हो, ठीक। तो इन सब का वेरिफिकेशन, और लास्ट में जो ओवरहेड्स आते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ठीक है, जो भी आपका एसेट है जहां पर मशीन पे काम हो रहा है, उन सबका ओवरहेड जो चार्जेस होते हैं, ओवरहेड जो कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ रही होती है। सी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी ऑल दी कॉस्ट वी हैव टू वेरीफाई। जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उनसे ऑडिटर क्या करता है, हमें वेरीफाई करता है। तो फर्स्ट थिंग इज टू वेरीफाई, ओके। सेकेंड इज एग्जामिनेशन ऑफ दीज रिकॉर्ड्स टू इंश्योर दैट एक्चुअल में ये रिकॉर्ड्स जो हैं उनको एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू दी प्लान ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा मोबाइल बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और आपके यहाँ अगर जितने भी रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है, दे ऑल शुड बी इन रिलेशन विद दी मोबाइल, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल है या जो भी इक्विपमेंट है, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उससे इन रिलेशन में ही आपकी कॉस्टिंग आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल बनाने वाली, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी हो, एंड आपने अलग अलग तरह के केमिकल्स मंगा रखे हैं, ठीक है, जो केमिकल्स आपके प्रोडक्ट में यूज ही नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब भी एग्जामिनेशन किया जाएगा ना रिकॉर्ड्स का, तो ये मिसमैच होंगे और ये फ्रॉड या एरर की कैटेगरी में आ जाएगा, ओके। तो फर्स्ट हो गया वेरिफिकेशन, सेकंड हो गया एग्जामिनेशन कि अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, रूल, प्लान्स, प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स आपके रिकॉर्ड्स बने हैं या नहीं। लास्ट थिंग इज टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। अब लास्ट जो चीज है, ये कई सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं एंड जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, तो गवर्नमेंट इन पे ट्रैक रखती है, ठीक है। क्योंकि
बहुत सारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम और इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके ओर्स में से निकलते हैं, जो माइनिंग ओर्स होती खदानें होती हैं उनकी, वहां से आपको मिल रहे होते हैं, और ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी जैसे वाटर क्या रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, ठीक है, आप रिसाइकलिंग करके दोबारा से जनरेट, बट कुछ ऐसे होते हैं फॉसिल फ्यूल्स जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और आपके प्रोडक्ट में वो यूज हो रहा है। ओके, तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी, गवर्नमेंट को ये भी ट्रैक रखना है ना कि ऐसा तो नहीं कि जो कंपनीज हैं वो एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के चक्कर में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रही हैं, इसके लिए ट्रैक रखने के लिए। ओके, तो ये तीन चीजों में, फर्स्ट इज टू वेरीफाई, सेकंड टू एग्जामिन, एंड थर्ड टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट कि आप ऑप्टिमली यूज कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो ये कॉस्ट ऑडिट के बारे में हो गया। नाउ वी टेक फ्यू डेफिनेशंस। अब हम लोग डेफिनेशंस लेते हैं, क्योंकि भाई जो राइटर्स है वो नाराज हो जाएंगे, उन्होंने इतनी मेहनत से डेफिनेशंस लिखी है। ओके, तो स्मिथ एंड डे इन देयर बुक एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी, एक बुक लिखी है स्मिथ एंड डे साहब ने, इन्होंने, और इन्होंने लिखा है कॉस्ट ऑडिट इज मीन्ड the detailed checking of the costing system, techniques, and accounts to verify their correctness to ensure adherence to the objective of the cost accountancy। इन्होंने तीन चीजों की बातें करी है, कॉस्टिंग सिस्टम, यानी सबसे पहले इन्होंने जो बात करी है कि भाई कॉस्ट ऑडिट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉस्टिंग सिस्टम क्या है, कॉस्टिंग सिस्टम पे आप कैसे काम कर रहे हो, क्या आपकी कंपनी में कॉस्टिंग सिस्टम है, किस तरह आप उसको रिड्यूस करते हो, किस तरह आप उसको बढ़ाते हो, ठीक है, किस तरह आप अपने प्रोडक्शन कर रहे हो। सेकेंड, टेक्निक्स, आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी करंट टाइम में बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई जिसके हेल्प से हम लोगों के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम से कम यूज होते हैं, तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो आपके यहाँ कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, कितनी कॉस्ट लग रही है, एंड वेरिफिकेशन ऑफ देयर करेक्टनेस, ठीक है, उनके करेक्टनेस का वेरिफिकेशन। ये तो बोला है स्मिथ एंड, अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड डे। सेकेंड डेफिनेशन है आर डब्ल्यू डॉप्सन स्मिथ एंड डे इन देयर बुक इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक और डेफिनेशन दी हुई है, कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स, एंड इसमें जो सेकेंड डेफिनेशन इन्होंने दी है अपनी बुक में, ठीक है, जब इन्होंने पहली चीज इन्होंने जो अपनी दी थी वो एडवांस कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में दी थी, यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्टरी स्टेज की बात करी है। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज पे इन्होंने बात करी है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी की जो प्लानिंग्स है, जो आपने जिस अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करने हैं, जो आपने प्लानिंग करी हुई है, ठीक है, वो प्लानिंग कितनी इफेक्टिव है। और दूसरी चीज उन्होंने बात करी है जो अकाउंट्स आपने मेंटेन किए, यानी जो कॉस्ट अकाउंट आपने मेंटेन किए हुए हैं वो करेक्ट है या नहीं। ओके, तो दीज टू थिंग्स दे टॉक्ड अबाउट इन इंट्रोडक्टरी लेवल। तो जो सेकंड डेफिनेशन है ये इंट्रोडक्टरी लेवल पे इन्होंने बात करी है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटेंसी जो इन्होंने बुक लिखी थी। और सेकंड बुक जो इनकी एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी वाली बुक आई है उसमें इन्होंने थोड़ा सा एक दो चीजों को और इंक्लूड करते हुए उसमें इन्होंने टेक्निक्स और कॉस्टिंग सिस्टम और इंक्लूड किया है। ओके क्लास, तो ये दो चीजें और ऐड करी गई हैं एडवांस में और इंट्रोडक्टरी में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी सेकेंड स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, जैसे पर्टिकुलरली हर एक चीज का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, सिमिलरली अलग अलग कैटेगरीज के जो ऑडिट कराए गए हैं, ठीक है, उनमें एक ऑडिट जो कॉस्ट ऑडिट है वो डिफाइन क्या करता है, उसका पर्पस क्या है, क्यों आप अलग से कॉस्ट ऑडिट करा रहे हैं जब ऑलरेडी हमारी एक एक स्टेचुरी ऑडिट हो रही है, मैनेजमेंट ऑडिट हो रही है, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट हो रही है जो गवर्निंग बॉडी है उसके थ्रू हो रही है, एंड वी आल्सो हैव टैक्स ऑडिट, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑडिट की नीड क्यों है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है। सो पहला है टू एस्टेब्लिश द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्टिंग डेटा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो कॉस्टिंग डेटा है उसकी एक्यूरेसी पता चल सके, अरिथमेटिकल जो
कंक्लूजन्स होते हैं ना, वो उसकी करेक्टनेस पता चल सके, जिसमें लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और इनके वेरिएंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने कॉस्ट ऑडिट पढ़ा होगा। आप ये टॉपिक कॉस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है, और उसमें आप लोगों ने वेरिएंसेस, कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंसेस और ओवरहेड वेरिएंसेस पढ़े होंगे। ठीक है, तो उन्हीं की हेल्प से हमें एक्यूरेसी पता चलती है। सेकेंड थिंग इज टू एंश्योर द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, सेकेंड थिंग हमें जो पता चलती है, ये प्रिंसिपल्स, जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि गोल्डन रूल्स है हमारे अकाउंटिंग के, जिसमें हम लोग पर्सनल, रियल, नॉमिनल जो हमारे पास हैं उनके अलग अलग रूल्स हैं, पर्सनल अकाउंट के लिए, रियल अकाउंट्स के लिए, नॉमिनल अकाउंट्स के लिए। तो ये जो गोल्डन रूल्स हैं, ये इसी के अकॉर्डिंग हमारे डेबिट या क्रेडिट किया गया है या नहीं। सिमिलरली कुछ हमारे पास 11 प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के, और 4 कन्वेंशंस होते हैं। जैसे गोइंग कंसर्न, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ओपन करी जाती है तो वो बंद करने के लिए ओपन नहीं करी जाती, उसका पर्पस नहीं होता, उसका पर्पस होता है गोइंग कंसर्न। तो ये काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल है। और एक प्रिंसिपल होता है जिसमें हम बोलते हैं कि हर चीज मनी में कन्वर्ट करके वेरीफाई करी जाती है इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल गुडविल, रॉयल्टी। ठीक है, ये जो इस तरह की चीजें हैं, गुडविल, रॉयल्टी, हम इन्हें भी मनी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, क्या हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं? ठीक है, थर्ड थिंग, or we can say third objective, is to ensure that cost accounts are correct and also to detect errors, fraud and wrong practice in the existing system. ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि जो अकाउंट्स अपने मेंटेन किए हुए हैं ये करेक्ट है, ये एरर्स पकड़ पा रहे हैं, ये फ्रॉड्स को देख पा रहे हैं। जैसे आप देखते हो ना कि हम लोग अभी करंट टाइम में हमें बहुत सिक्योरिटी चाहिए तो हम कैमरा लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें ये इन्फॉर्म हो सके कि भाई कैमरे से हमें एक एक चीज की ना इंफॉर्मेशन मिल सके कि किस टाइम पे कौन कहाँ जाता है, क्या हो रहा है। टू डिटेक्ट फ्रॉड्स और ये सारी चीजों करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर करेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं कि मिसलीड करना चाह रहे हो, कंपनीज मिसलीड करना चाह रही हैं और बहुत टाइम ऐसा करती हैं कंपनीज। हमें पता है ऑलरेडी कि बहुत सारी चीजें वो मिसलीड की वजह से छुपा लेती हैं या नेक्स्ट अपने फाइनेंशियल ईयर में शो करती हैं। तो ये सारे इश्यूज आते हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू चेक up the journal working of the cost department of the organization। और एक जर्नल जो वर्किंग क्राइटेरिया होता है हमारे कॉस्ट डिपार्टमेंट का, जो हमारा डिपार्टमेंट है जो कॉस्टिंग देखता है। ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं वहां पे लूप होल्स है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं ना, तो रॉ मटेरियल में जो कई रॉ मटेरियल होते हैं जो कॉस्टली होते हैं, जिनको बहुत सेफ और केयरिंग चाहिए होती है, तो हमें उनका अच्छी तरीके से प्रोक्योरमेंट करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है, ठीक, ये भी पता होना चाहिए। और सिमिलरली अगर हम इसी में बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा उनको कहा जाए सेफ गार्ड भी नहीं रखना पड़ता है, तो आप उनको किस तरह हैंडल कर रहे हो, तो इन सारी चीजों को भी देखा जाता है। तो कॉस्ट ऑडिट का ये भी ऑब्जेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है टू हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग करेक्ट डिसीजंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट ऑडिट का, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट किया ही इसलिए जाता है ताकि जो मैनेजमेंट है, जो स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, ठीक है, उन्हें ये तो पता चले भाई कहाँ कॉस्ट ज्यादा लग रही है और हम उस कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं। बिकॉज एवरी टाइम जो अभी करंट में अगर हम लोग बात करें ना, कंपनीज इसी पे ज्यादा काम कर रही हैं। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर कभी आपने कोई भी, चाहे वो चिप्स खाए हो, चाहे नमकीन्स खाए हो, चाहे बिस्किट्स खाए, कोई भी इस तरह के गुड्स, कोई भी इस तरह की जो भी आपने चीजें खरीदी हो, कभी कभी देखा है कि पहले उनके वेट मेजर आपने किया है कि पहले उतने ही सेम अमाउंट में सेम रेट में, सेम प्राइस में वेट ज्यादा मिलता था, बट अब क्या है, वेट कम कर दिया गया है। तो एक तरीके से इन्होंने वो जो एक स्टैंडर्ड वेट होता था उसको घटा दिया है, सो दैट के उनकी कॉस्टिंग कम हो सके, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी, उन्होंने कई बार पैकेजिंग
एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने चॉकलेट्स ली हो ना, कैडबरी की चॉकलेट्स, पहले अगर याद हो तो पहले क्या होता था, पर्पल कलर का भी रैपर आता है ना, पर्पल कलर के रैपर के अंदर पहले भी एक फॉइल लगा रहता था, ठीक है, या एक कवरिंग रहती थी। बट अभी क्या हो रहा है कि आप सिंपल वो पर्पल वाला रैपर हटा दो तो चॉकलेट ही आपको डायरेक्ट दिखती है, बट पहले ऐसा नहीं था। तो सी उन्होंने क्या करी, अपनी कॉस्ट कटिंग करी है। तो मैनेजमेंट को ये डिसीजंस लेने के लिए हेल्प मिलती है उनके डिपार्टमेंट से। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हेन द गुड्स आर रेडी। और जो एक्चुअल कॉस्ट, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑडिट का पर्पस है एक्चुअल में आपकी प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लग रही है आप डिटरमाइन कर सको। और अगर आपको लगता है कि कहीं आप वो कॉस्ट कम करना कर सकते हो, आपके गुड्स रेडी हो जाएगा उस कम कॉस्टिंग में भी, तो आप उसको इनकार्ड करते हो। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, उन्होंने वर्कलोड बढ़ा दिया है और एम्प्लॉयज कम कर दिए हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से उन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग करी है किसी भी तरीके से, कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो अर्न होते रहे। और नो डाउट प्राइस तो बढ़ाए ही है सबने। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिटेल चेकिंग बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, वो डिटेल्ड चेक करना चाहते हैं, तो अगर आपका कॉस्ट सिस्टम बेटर तरीके से काम कर रहा होता है तो हेल्प हो जाती है। लास्ट पॉइंट है टू फाइंड आउट वेदर ईच आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन द रेलेवेंट कंपोनेंट्स ऑफ द गुड्स। हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा जो प्रोडक्शन है, जो गुड्स है जो हम लोगों ने मैन्युफैक्चर किया है, उसमें हर एक इंग्रेडिएंट जो रेलेवेंट आइटम है, दे ऑल आर एडेड और नॉट, सारी चीजें एडेड है या नहीं एडेड है, ये भी आपको कॉस्ट ऑडिट से पता चल जाता है। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट द रीजंस बिहाइंड द कॉस्ट ऑडिट। भाई कॉस्ट ऑडिट ऑब्वियसली आपको स्पेशल लग रहा है, टैक्स ऑडिट तो नॉर्मली लोग, एक टैक्स ऑडिट और जो स्टेचुरी ऑडिट है वो तो कंपनीज कराती है ईयरली। बट ये कॉस्ट ऑडिट स्पेशलाइज होता है फॉर द कॉस्टिंग सिस्टम, और जिन ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, प्रोडक्शन हो रहा होता है, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज हो रही थी वहां कॉस्ट ऑडिट मेजरली कराया जाता है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है कि कॉस्ट ऑडिट कराने के पीछे, या अगर बोला जा रहा है कि आप अपनी कॉस्ट ऑडिट कराइए, तो उसके पीछे फर्स्ट रीजन इज प्राइस फिक्सेशन। अगर आपके प्राइस में बहुत ज्यादा जो डिमांड और इस सब चीजों में बहुत फ्लक्चुएशन नजर आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, आपको ना कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। ओके, सेकंड थिंग, कॉस्ट वेरिएशन विद इन द इंडस्ट्री। ठीक है, जो एक इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री हो गया या मिल्क इंडस्ट्री हो गया, अलग अलग इंडस्ट्रीज, उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं। उन बहुत सारी कंपनीज में वेरिएशन बहुत है, यानी कोई कंपनी उसको बहुत सस्ता दे रही है, कोई कंपनी सेम चीज को बहुत महंगा दे रही है, तो भाई इतना वेरिएशन कैसे आ गया। तो गवर्नमेंट कहती है भाई ऐसा नहीं चलेगा, आपको कॉस्ट ऑडिट तो कराना ही पड़ेगा। ओके, चलो भाई करा लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम इज इन एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब क्या है, थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारा मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, हमारा मैनेजमेंट अच्छी स्ट्रेटेजीज ही नहीं बना पा रहा है, अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहा है, देन द गवर्नमेंट सेज भाई ऐसा है, यू हैव टू टेक एक्शंस एंड मेक क्लियर रिपोर्ट ऑन कॉस्ट। तो आपको अपनी कॉस्टिंग के ऑडिट बनाइए आप। ठीक, ओके, देन नेक्स्ट है टैक्स असेसमेंट। कई बार क्या होता है, टैक्स असेसमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आपका कॉस्ट ठीक तरीके से समझ नहीं आ रही है, तो टैक्स भी आप छुपा रहे हो या फिर, तो उसकी वजह से भी कॉस्ट ऑडिट के लिए बोला जाता है। ओके, लास्ट है ट्रेड डिस्प्यूट्स, ये मैक्सिमम टाइम होता है। सेकेंड वाला पॉइंट यानी कॉस्ट वेरिएशन और ट्रेड डिस्प्यूट्स, ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज जितने भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं ना, वो कॉस्टिंग से रिलेटेड ही होते हैं। भाई इन्होंने कॉस्ट नहीं दी है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, तो ट्रेड डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए भी कॉस्ट ऑडिट कराया जाता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे, ये 5 रीजंस बिहाइंड द कॉस्ट ऑडिट। एंड नाउ वी टेक टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अभी क्या है कि कॉस्ट ऑडिट के अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं अलग अलग। आज कितनी लेट ऐड हो रहे हैं सब लोग, क्लास थी क्या आज आप लोगों की? हम तो अपनी क्लास के टाइम पे हैं। ओके,
Okay, types of cost audit में first we are talking about efficiency audit. Efficiency means आप सब समझते हैं कि how efficient our costing is, ठीक है। जो हम measurement कर रहे हैं ना, जो हमारे plans से और उनकी जो actual मेजरमेंट है वो कितनी करेक्ट है, कितनी एफिशिएंट है। जैसे सिंपल सी बात है कि हमने आपको पढ़ाया और ठीक है, फैसिलिटेशन के बाद अब जो एफिशिएंसी जानने के लिए कि भाई हम कितना अच्छा पढ़ा पाते हैं और आपको कितना अच्छा समझ आ रहा है, इसको हम लोगों ने मेजर करने के लिए टेस्ट रखे, ठीक है, ताकि आप बता पाओ, ताकि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ पाए कि कितना एफिशिएंट हो रहा है काम, ठीक है। इसीलिए कॉस्ट ऑडिट को भी टेस्ट करने के लिए एफिशिएंसी ऑडिट कराई जाती है टू मेक द करेक्ट मेजरमेंट वेदर द प्लान्स आर गोइंग well executed or they are having some sort of problems. Second is proprietary audit. It is concerned with the executive actions and plans bearing on the finances and expenditure of the company. Okay, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंसेस हैं और जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आप कहाँ पर इनकर्ड कर रहे हो, यानी एक्चुअल जो रीजंस हैं या एक्चुअल प्रोडक्ट या इन्वेंट्री, ये जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप यूज कर रहे हो, आप उन्हीं में उसको इनकर्ड कर रहे हो, आपका एक्सपेंडिचर वहीं पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जानने के लिए कॉस्ट ऑडिट, प्रोप्रिएटरी ऑडिट हम लोग कॉस्ट ऑडिट के अंदर कराते हैं। लास्ट इज स्टेचुरी ऑडिट। स्टेचुरी ऑडिट आपको पता ही है कि भाई, और कंपनीज कराती ही हैं ताकि जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो इन रिलेशन विद दी कॉस्ट ऑडिट है, हाँ, वो सारी चीजें चेक हो सके, या जो कॉस्टिंग के लिए हमारा सिस्टम काम कर रहा है वो चेक हो सके, यानी सारी पैरामीटर्स चेक हो चुके। सो टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट में एफिशिएंसी, प्रोप्रिएटरी एंड स्टेचुरी ऑडिट। ओके, सी स्टेचुरी ऑडिट आपको हर कहीं मिलेगा। स्टेचुरी मीन्स आप ऐसे समझो, इट इज अ मैंडेटरी ऑडिट फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, फॉर जितने भी डिपार्टमेंट्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें हर एक डिपार्टमेंट का एक स्टेचुरी ऑडिट इंडिविजुअल कराया जाता है, जो कि उनके जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं वो कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम। अभी हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम की। सिमिलरली जब भी हम प्लान बनाते हैं, जब भी हम कोई एक्टिविटी करने जाते हैं, तो हम उसका पहले एक सेट रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। तो कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है ना, हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा होता है तो हम लोग वेन्यू, डेट, टाइमिंग, गेस्ट लिस्ट, हाँ, फूड अरेंजमेंट, बिवरेजेस, सेटिंग्स, लाइटिंग्स, इन सब का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये जितने चेक पॉइंट्स है ना, इसी तरीके कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम में भी एक चेक पॉइंट्स होते हैं। तो वी हैव 6 चेक पॉइंट्स। फर्स्ट, इन्वेंट्री ऑफ स्टोर्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। स्टोर्स में हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, क्योंकि फिनिश गुड्स के साथ क्या होता है, वो तो चले गए भाई, अब उनकी सेलिंग होगी, बट अभी भी हमारे पास कुछ गुड्स ऐसा पड़ा है जो अभी प्रोसेस में पूरा नहीं हुआ है, इन दी प्रोसेस, बिटवीन दी प्रोसेस। तो सबसे पहली चीज है इन्वेंट्री कितनी है स्टोर्स में एंड हाउ मच यू हैव वर्क इन प्रोग्रेस, उसको चेक करना। सेकंड, लेबर कॉस्ट चेक करना, कितनी लेबर है, कितनी आइडल है, कितनी खाली आपकी लेबर है, काम नहीं हो रहा है उनसे, ठीक है, कितनी एफिशिएंटली वो सब काम कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज लेबर। थर्ड थिंग इज ओवरहेड। अगर वैसे भी क्लास, अगर बेसिकली आप याद करो कॉस्ट, अगर आप लोगों ने कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ी होगी ना तो ध्यान होगा उसमें इन्वेंट्री, लेबर एंड ओवरहेड जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स बोलते हैं, इनकी बात करी जाती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें तो सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम में वेरीफाई किया जाता है। देन वी हैव सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद हम लोग सारे एक्सपेंसेस ले लेते हैं इनकर्ड इन सेलिंग प्रोसीजर, जो भी हमारे सेलिंग के टाइम में हमारे जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में, बिकॉज इसमें भी क्या हो रहा है, कुछ लेबर चार्जेस लग रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हो आप, हाँ, तो जितने भी चार्जेस लग रहे हैं ऑफिस के, एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस, वो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कितनी कैपिटल लगाई हुई है, कैपिटल हम लोग वर्किंग कैपिटल होती है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कितनी कैपिटल आपने लगा के रखी हुई है, उसको चेक करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद आता है लास्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, प्लांट एंड इक्विपमेंट।
हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपके प्लांट की कैपेसिटी, बिकॉज कई बार क्या होता है कंपनीज एक कहा जाए अपने प्रॉफिट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपने टैक्सेस कम करने के लिए क्या दिखाती है कि हमारा एक और प्लांट है उसमें इतना पैसा लग रहा है, बट वो एक जस्ट उसको चलाते हैं, इसीलिए ही चलाते ही हैं कि वो अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहा है। तो कई सारे रीजंस चेक किए जाते हैं ना कि जब आपकी प्लांट की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है तो आप उसको फुल पे काम क्यों नहीं ले रहे हैं, आपकी डिमांड नहीं है या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, या इक्विपमेंट्स पूरी तरीके से आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। तो ये चेक किया जाता है, ऐसा तो नहीं आप अपने प्रॉफिट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फॉर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ द डिडक्शंस। ओके, नेक्स्ट वी हैव द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। जिस तरह से हम लोगों की ऑडिट रिपोर्ट बनती है, सिमिलरली हमारी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का ये फॉर्मेट है जो आपको स्क्रीन पर विजिबल है। इसमें आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले है जनरल इंफॉर्मेशन जिसमें नेम, एड्रेस ऑफ द कंसर्न फर्म, डेट, जब भी आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, टाइप ऑफ कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट, डिस्क्रिप्शन होता है कंपनी के फंक्शंस का बिकॉज कॉस्टिंग से रिलेटेड है, तो किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होता है। लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगी तभी आपकी कॉस्ट आप बियर कर रहे होगे, तो आपको आपकी फैक्ट्री का लोकेशन देना पड़ेगा क्योंकि इसी से पता चलेगा ना आपने कहाँ पर जाके कॉस्ट ऑडिट किया हुआ है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, आपने कॉस्ट ऑडिट में कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन भाई अलग अलग कैटेगरी की प्रोडक्शन कर रही होती है, और आपकी कितनी अलग अलग ब्रांचेस हैं, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और उनमें कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अगर फुल कैपेसिटी पे काम नहीं हो रहा है, अलग दोनों में प्रोडक्शन हाउसेज में थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, तो ऐसा क्यों, ठीक है, इसलिए देना पड़ता है प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाने से पहले। सेकेंड पॉइंट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सेकेंड, आपको अपनी अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बताना होता है, मटेरियल कौन सा है, लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है। तो तीन चीजें जो है, मटेरियल की पूरी इंफॉर्मेशन, ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, हाँ। देन उसके बाद ये इसलिए जरूरी हो जाता है डिटेल लिखना क्योंकि कई बार क्या होता है हम बेनिफिट्स लेने के लिए, जैसे कोई सप्लायर है वो अच्छी क्वालिटी में नहीं देता गुड्स, ठीक है, बट वो क्या कहता है सस्ते गुड्स देता है या क्रेडिट्स पे काम करता है, तो हम क्या करते हैं हम उसी को हायर कर लेते हैं सप्लायर को। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और अगर हम बिल्स में कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होती है। और आपकी जो लेबर्स हैं उनको आप कितनी वेजेस दे रहे हो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, वेजेस के अलावा क्या फैसिलिटेट कर रहे हो उन्हें। थर्ड थिंग इज ओवरहेड से रिलेटेड जो भी ओवरहेड है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन यूनिट है, बिल्डिंग है, हाँ, उसका डेप्रिसिएशन कितना जा रहा है, अगर वो रेंट पे है तो रेंट कितना जा रहा है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन मेंशन होती है अकाउंटिंग सिस्टम में। ओके, अब लास्ट पॉइंट होता है जो आपके कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन होता है, इट सेज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कितना पैसा आपने इन्वॉल्व किया कॉस्ट ऑडिट में, कितनी वर्किंग कैपिटल आपकी लगी हुई है, नेट वर्थ कितनी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है ना कि टैक्स से पहले आपका कितना प्रॉफिट था, फिर आपने टैक्स पे किया आपका कितना प्रॉफिट आया, तो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी पड़ती है। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। एंड नेक्स्ट, तो ये सारी हम लोगों ने कॉस्ट ऑडिट की बात करी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑडिटर की, बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली हम लोग को पता ही है ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही होते हैं, बट जैसे ऑडिटर के पास एक स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट होता है फॉर द ऑडिटिंग पर्पस, सिमिलरली कॉस्ट ऑडिटर्स भी होते हैं उनके पास कॉस्टिंग के लिए, बिकॉज क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, ऑडिटिंग कर रहे होते हैं, तो उन्हें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के बारे में पूरा पता होना चाहिए, तो उनके पास जस्ट एक सर्टिफिकेशन होता है फॉर दी कॉस्ट ऑडिटर। और जो ये सर्टिफिकेशन होता है ये कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग उनको एक वैलिड सर्टिफिकेट
मिलता है। जैसे ऑडिटर के पास जो सर्टिफिकेट होता है वो एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 होता है, ये वाला 1959 कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स एक्ट के अकॉर्डिंग मिलता है। ओके। और जो इनका अपॉइंटमेंट होता है 180 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है कॉस्ट ऑडिटर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इनके लिए टाइमिंग ज्यादा इसीलिए है बिकॉज ये माना जाता है कि भाई प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, उसमें वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम दिया जाता है फॉर द कॉस्ट ऑडिटर। बट अगर हमें याद हो कि हमारे ऑडिटर के लिए हमारे पास 1 महीने का टाइम होता है। नेक्स्ट है फॉर्म्स, कौन कौन से कॉस्ट ऑडिटर को नीडेड होते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। दो फॉर्म होते हैं और दोनों ई फॉर्म है, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के फॉर्म है। फर्स्ट इज MGT 14, हम लोग को पता ही है MGT 14 अपॉइंटमेंट के लिए होता है। CRA 2, ये दोनों फॉर्म भरने होते हैं 30 डेज के अंदर। ठीक है, जो भी आपकी मीटिंग्स होने हैं, जिसको हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, ऑर्डिनरी मीटिंग होगी आपकी, उससे पहले ये फॉर्म्स आपको फिलअप करने होते हैं। ओके। एंड लेट्स तो ये तो सारा कुछ हमारा हो गया कॉस्ट ऑडिट। सेम इसी की तरह हमारा टैक्स ऑडिट होता है, बट टैक्स ऑडिट क्या होता है, वो पूरी तरीके से बेस होता है हमारा जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उस पे बेस होता है हमारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनानी कंपलसरी होती है। जैसे स्टेचुरी ऑडिट रिपोर्ट बनानी जरूरी होती है ना, एक स्टेचुरी, एक टैक्स ऑडिट, और एक जो कहा जाए उनके गवर्निंग बॉडी की तरफ से उनको, जैसे बैंकों के लिए RBI कहता है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IRDA बोलता है। ठीक है। इस सिमिलरली तो उनकी तरफ से एक उनको लॉन्ग रिपोर्ट तैयार करनी होती है, एक स्टेचुरी, एक लॉन्ग, और तीसरी टैक्स ऑडिट। सो अब ये टैक्स ऑडिट होता क्या है, ensure proper maintenance and correctness of books of accounts and certification of the same by a tax auditor। जो भी हमारा ऑडिटर है वो इंश्योर करता है कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक तरीके से बनाई है और हमने टैक्स पे किया हुआ है। नाम से ही पता चल रहा है ये स्पेशलाइज ऑडिट होती है फॉर द टैक्स। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, अवॉइडेंस कर रहे हो, इवेजन कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, ये सब जानने के लिए। Second objective is tax audit to report observation discrepancies noted by the tax auditor। जो हमारा टैक्स ऑडिटर है वो रिपोर्ट तैयार करता है, ऑब्जर्वेशंस देखता है, कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं उन्हें चेक करता है। हाँ, आफ्टर अ मेथोडोलॉजिकल जो भी मेथड्स है उनको यूज करने के बाद, जो कहा जाए हम लोग टेक्निक्स होती हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, उनको यूज करने के बाद वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू रिपोर्ट प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन। उसके बाद थर्ड होता है रिपोर्ट करना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना कि भाई ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है, इतना टैक्स इनको देना चाहिए था, इन्होंने इतना दिया है, और ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने हमें सबमिट करे। ओके। इसके बाद कुछ मैंडेटरी चीजें हैं फॉर इन रिलेशन विद द एरिया ऑफ टैक्स ऑडिट। तो हम लोग कह सकते हैं किनको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है। स्टेचुरी तो सबके लिए कंपलसरी होता है, बट टैक्स ऑडिट के लिए बोला जाता है कि अगर आप उस टैक्स के रेशियो में आ रहे हैं, यानी उस थ्रेशोल्ड लिमिट में आ रहे हैं, तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट 2021 से, यानी असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 से, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 है, इट मीन्स कि फाइनेंशियल ईयर उसका उससे पहले वाला होगा 19-20। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी आपका जो टर्नओवर है उसकी बात करी जा रही है, 1 करोड़ था पहले और वो प्रपोज कर दिया गया है 5 करोड़ तक। यानी अगर आपके पास इतना ज्यादा प्रपोज है टर्नओवर, तब आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाएगा। एंड और उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन है थ्रेशोल्ड लिमिट की, इफ द टैक्स पेयर्स कैश रिसिप्ट्स आर लिमिटेड टू 5% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट। यानी आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट्स है, यानी नेट नहीं बोला जा रहा, ग्रॉस की बात करी जा रही है, अब इसमें कॉस्ट टैक्स आपने डिडक्ट नहीं किया। ठीक है, तो जो ग्रॉस रिसिप्ट है, यानी जो आपको रिसीव हो रहा है, जो आपका टर्नओवर, रेवेन्यू कह लीजिए आप। ठीक है, तो वो जो आपका एक्चुअल है, जो आपका जो कैश रिसिप्ट है उसका 5% है। और इफ द टैक्स पेयर कैश पेमेंट आर लिमिटेड टू 5% ऑफ द एग्रीगेट पेमेंट,
ठीक है। बेसिकली जो आपकी ओरिजिनल रिसिप्ट हैं उसका कैश अगर आप रिसिप्ट ले रहे हो वो आपकी जो ग्रॉस है ना उस ग्रॉस का 5% अगर है, यानी फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्रीगेट जो आपको पेमेंट्स रिसीव हो रही है वो 100 रुपीज है, ओके, और उसका 5%, ठीक है, उसका 5% आपका कैश में अगर सिर्फ आपको रिसीव हो रहा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है, ठीक है। यानी 100 आपका टोटल हो गया और 100 का 5% अगर है तो उतना अगर आपको कैश में रिसीव हो रहा है देन इट इज कंपल्सरी टू टेक अ टैक्स ऑडिट, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स के चार्ट हैं, बिजनेस के लिए, प्रोफेशंस के लिए हैं। बिजनेस के लिए कैरी ऑन बिजनेस अलग अलग स्कीम्स के लिए बोला जा रहा है। तो क्या क्या देखा जाता है, टोटल सेल्स टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट्स एक्सीड ₹1 करोड़, फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ है, ठीक है। तो अगर हम बिजनेसेस की बात करें यहाँ पर, ठीक है, अगर कोई टैक्सेशन स्कीम आपने नहीं एप्लीकेबल कर रखी है तब, और ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये 1 करोड़ से 5 करोड़ हो चुकी है ऑलरेडी, यानी अगर आप पहले का है 19-20 से पहले का है तब आपको 1 करोड़ तक में थ्रेशोल्ड लिमिट है, मगर अगर 19-20 के बाद का है तो 5 करोड़ हो चुकी है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट, ओके। तो आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। सेकंड है, ये सारी चीजें बिजनेस जो हो रहा है उनके लिए है। सेकंड इज कैरिंग ऑन बिजनेस एलिजिबल फॉर प्रीजम्प्टिव टैक्स, जो हमारा टैक्सेशन वाला होता है ना उसका सेक्शन होता है 44A ये हम लोग ऑलरेडी पीछे बात कर चुके हैं और जो हम लोगों ने लेक्चर्स में बात करी थी। इसमें क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपने इस सेक्शन के अकॉर्डिंग काम किया है ना तो आपको छूट मिलती है, रिबेट्स मिलती है, इसलिए आपको इस सेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ओके। और जो पहले की लिमिट थी ये बाद वाला 44A वाला, ये A, E या BB वाला बाद में आया है, पहले जो चलता था वो 44AD चलता था, ओके। उसके बाद ये 1 करोड़ की टैक्स टर्नओवर लिमिट बढ़ाई गई है, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो अभी करंट में चल रही है 19-20 के बाद से, वो हमारा जो थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई वो अबव 5 करोड़ हो गई है, ओके। ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कैरिंग ऑन बिजनेस इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम, अगर कोई बिजनेस है जो क्लेम नहीं कर सकते हैं आप तो वो आएगा 44AD में, क्योंकि ये पुराना वाला था जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या होता है आपको जैसे कई सारे हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको छूट दी जाती है उनके लिए, अगर वो एक साथ आप अपना दिखा दोगे तो क्या माना जाता है कि एक साथ दिखा दोगे तो लॉस हो जाएगा आपको, तो क्योंकि आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपका होता है ना, बिल्डिंग खरीद रहे हो, फर्नीचर इकट्ठा कर रहे हो, स्टैब्लिशमेंट कर रहे हो, मशीन्स लगा रहे हो, तो क्या करते हैं जितना भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं इनको हम अगले 5 सालों में डिवाइड कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल 500 हमारा खर्च आया तो हम लोगों ने 500 को 100 रुपीज ईच ईयर में डिवाइड कर दिया, तो 5 सालों तक हम हर ईयर फाइनेंशियल ईयर 100 रुपीज हम डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज बात हो गई, तो उसको डिडक्ट करने के बाद देखा जाएगा कि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है, ओके। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करी जा रही है कि अगर आपका जो सेल्स टर्नओवर की बात करी जा रही है वो सेल्स टर्नओवर आपका कितना है फाइनेंशियल ईयर में आपके टैक्स ऑडिट के लिए, तो अगर आपका जो टर्नओवर है सेल्स का, ठीक है, वो 2 करोड़ है आपके फाइनेंशियल ईयर में, तब आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, यानी उससे ज्यादा होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट ये बिजनेस के लिए था, अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रोफेशंस के लिए। तो बीइंग एज अ प्रोफेशन, अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है तो टोटल ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड्स अगर आपके फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा हो रही है तो भाई आप अपना टैक्स, और ऑलरेडी हम लोग जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो अपना टैक्स ऑडिट कराते ही, हम लोग टैक्स फॉर्म भरते हैं, एडवांस टैक्स पे करते हैं, इनके लिए करते ही हैं ऑलरेडी। ये हो गया प्रोफेशंस के लिए। और नेक्स्ट थिंग इज अगर आपको बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, अगर कोई लॉसेस हैं और आपका टर्नओवर अभी 5 करोड़ हो गया तो हम लोग 5 करोड़ ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई लॉसेस हो गए हैं तो उनके लिए भी आपको छूट मिलती है, रिबेट्स मिलती हैं आपको, आपके लिए मैंडेटरी नहीं होगा टैक्स ऑडिट कराना,
अगर आपको कोई बिजनेस में लॉसेस हो गए तो, ठीक है। तो these are the different threshold limits in the profession, in the business field, and in the categorization of the losses. और अब अगर हम लोग बात करें कि टैक्स ऑडिट के लिए कौन से फॉर्म्स यूज होते हैं, तो दो फॉर्म्स यूज होते हैं। फर्स्ट इज 3CA एंड सेकंड इज 3CB। ओके, तो अगर बिजनेस यहाँ पे बात करें, अ पर्सन कैरीज अ बिजनेस और प्रोफेशन is already mandated to get his account audited under any other law। ठीक है, कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए आपने अपना अकाउंट्स ऑडिट कराए हैं, मतलब बेसिकली अगर हम लोग बात करें, आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्म यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स हो गए। इसके बाद पेनल्टीज भी हैं भाई कुछ। अगर आपने टैक्स ऑडिट में कुछ घपला किया तो आपके पास पेनल्टी भी पड़ेगी। ठीक है, तो पेनल्टी कितनी है? 0.5% ऑफ द टोटल सेल्स। जो भी आपका टर्नओवर है या ग्रॉस जो आपकी रिसिप्ट है, ग्रॉस सेल्स है, जो भी है आपकी सेल्स, ठीक है, उस सेल्स में से नेट सेल्स की बात नहीं करी जा रही है, ठीक है, ग्रॉस सेल्स की बात करिए, उसका 5% या ₹1,50,000, इनमें से जो भी अमाउंट, ठीक है, लेसर होगा वो ले लिया जाएगा for the penalty if you fails to pay the tax, conduct the टैक्स ऑडिट। अगर आप कंडक्ट कराने में फेल हो जाते हो टैक्स ऑडिट, तब आपको ये पेमेंट्स करने, ये पेनल्टी भरनी होती है। ओके, और भी कुछ है जो ट्रिब्यूनल्स हैं, वहां पर आपको कुछ और चीजें भी बतानी पड़ती है, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनमें आपको छूट मिलती है। जैसे नेचुरल कैलामिटीज अगर हो जाती है, लॉसेस हो जाते हैं, आपके अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिजिकल इनेबिलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है आपके पार्टनर इंचार्ज जो भी हैं, हाँ, या टैक्स ऑडिटर का रेजिग्नेशन हो जाता है, इस सारे केसेस में क्या हो जाता है कि आपको पेनल्टी हटाई जा सकती है आपसे। बट उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होता है, आपको इन्फॉर्म करना होता है एज दी सेक्शन 271B। ठीक है, 271B में ये जो 5 चीजें हैं वो आपको कोर्ट में प्रूव करनी होती है। नेचुरल कैलेमिटीज, रेजिग्नेशन ऑफ द टैक्स ऑडिटर, लेबर प्रॉब्लम जो स्ट्राइक हो जाती है, काम बंद हो जाता है, वो सब कुछ हो गया है। ठीक है, कोई लॉस, जो बिजनेस लॉसेस के भी हम लोगों ने बात करी, डेथ हो जाती है, फिजिकल इनेबिलिटी हो जाती है, तब आपको छूट मिलेगी अंडर सेक्शन 271। ओके, देन हमारे पास ये एक चार्ट है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, जो हम लोगों ने भी पीछे डिस्कस किया था ना कि थ्रेशोल्ड लिमिट्स की बात करी थी। यहाँ पर उसी तरीके है कि किसको किसको रिक्वायर्ड है टैक्स ऑडिट कराना और किसको किसको रिक्वायर्ड नहीं है, उसको एक चार्ट के फॉर्म में दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वही चार्ट है कि 44 ADA में कौन सा कवर्ड है, 44 ADA में के अलावा कौन से हैं, उनके अकॉर्डिंग है, यस और नो करके दिया हुआ है। तो ये सिंपली एक चार्ट में आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। टैक्स ऑडिट और स्टेचुरी ऑडिट में क्या डिफरेंशिएशन है? सबसे पहले है एक्ट, कंपनीज एक्ट। जो स्टेचुरी ऑडिट होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर होता है, और टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग होता है। सबसे बेसिक डिफरेंस है एप्लीकेबिलिटी। जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो भी अकॉर्डिंग टू सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है। और टैक्स ऑडिट अलग कंपनी के लिए, अलग अलग लिमिटेड लाइबिलिटीज, पार्टनरशिप के लिए, जो भी मतलब आपकी फर्म है, सोसाइटी है तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, हाँ, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के अकॉर्डिंग आपको, क्योंकि छूट मिलती है ना उसमें टैक्सेस में, इसलिए उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है, और स्टेचुरी में हम कंपनी को देख रहे हैं। थ्रेश होल्ड लिमिट पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर दी है, प्रोफेशन के लिए 50 लाख के ऊपर, और कंपनीज या बिजनेसेस के लिए 5 करोड़ हो गया है। ठीक है, और अगर हम लोग स्टेचुरी ऑडिट के लिए बात करें तो स्टेचुरी ऑडिट के लिए ऐसी कोई भी थ्रेश होल्ड लिमिट नहीं है, कंपलसरी है हर ऑर्गेनाइजेशन को स्टेचुरी ऑडिट कराना। पर्पस क्या है स्टेचुरी ऑडिट का? जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको एक फेयर व्यू मिल सके। बट टैक्स ऑडिट का पर्पस क्या है कि आप टैक्स के रिटर्न्स फिलअप कर रहे हो, आपको रिबेट्स मिल रही हैं, आप वो सही है या नहीं है, ये इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन। ड्यू डेट्स, जो स्टेचुरी ऑडिट होती है ये 6 मंथ्स के अंदर आपको करा लेनी होती है, जो आपका ईयर कंप्लीट होते ही 6 मंथ्स के अंदर आपको करा लेनी होती है।
और टैक्स ऑडिट के लिए जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो 30 सितंबर तक का, जो मतलब इस साल का है, तो अगले साल 30 सितंबर तक आपको जो आपका असेसमेंट ईयर है आपको अपनी टैक्स ऑडिट करा लेनी है, अगर आप उसके दायरे में हैं तो। कॉन्सिक्वेंसेज यानी पेनल्टीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अलग अलग पेनल्टीज हैं अगर आपने टैक्स ऑडिट ठीक तरीके से नहीं किया है तो। जो ऑडिटर है उसके ऊपर पेनल्टीज हैं, कंपनीज के ऊपर पेनल्टीज है। सिमिलरली स्टेचुरी ऑडिट के लिए भी रेंज की पेनल्टीज हैं, 25,000 से 5 लाख तक की पेनल्टी है, और इसमें 1.5 लाख तक की थी। ठीक है, टैक्स ऑडिट में। ओके, आई होप कि क्लास आपको टैक्स ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल आपको कोई इशू या कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो कभी भी। ओके देन, एंड आई होप कि आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी चैट बॉक्स में। आशु, रितु, आयुषी, रक्षा, नीशु, साक्षी, उत्कर्ष, गुप्ता सेकंड, शिवानी, शिवम, तान्या, विवेक, श्रुति, प्रणव, तुलिका, प्रीति राजपूत, प्रीति रावत, श्रद्धा, प्रखर, प्रगति, सोनाली, विवेक, आकृति, अश्विन, स्नेहा, नम्रता, प्रिया, शिवानी गुप्ता, आज्ञा, दीपाली, साधना। ओके, एंड also added Anmol, Taiba, Priya. Fine. Okay, is there anyone else? Please mention your attendance. Sweetie, मैम mention मेघना। the attendance. Okay, thank you class. Okay, Meghna. Just mention मैम the attendance ऑलरेडी in the डन। chat box. Beta. Okay, fine. No problem. Okay, thank you class. थैंक यू मैम। Those who have already mentioned their attendance, they can. Okay. Okay, beta. थैंक यू मैम। Okay then. Thank you. Welcome. Thank Thank you you, ma'am. class. Thank you, ma'am. मैम Thank you, ma'am. Welcome. And just take care of yourselves.